everyone. We are study the polymer chapter and our today's topic is copolymerization. Copolymerization means a polymerization process in which more than one type of monomer is involved. More than one type of monomer. तो ऐसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, सो उस प्रोसेस को हम कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। और वो पॉलीमर हमारा क्या होगा? कोपॉलीमर। सो इन दिस पॉलीमराइजेशन मोर देन वन monomeric species is allowed to polymerize and form a copolymer. जो पॉलीमर बनेगा हमारे लिए वो क्या होगा? कोपॉलीमर होगा। सो ऐसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमेरिक स्पीसीज इन्वॉल्व होती है और जो पॉलीमर बनाती है वो कोपॉलीमर होता है। ये कोपॉलीमर स्टेप ग्रोथ और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन दोनों से बनता है। सो पॉलीमर कैन बी मेड बाय चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दोनों टाइप की पॉलीमराइज मेथड के थ्रू आपका कोपॉलीमर फॉर्म हो सकता है। हम एक कोपॉलीमर का एग्जांपल लेते हैं, ब्यूना एस। यहाँ जो ब्यूना है वो 1,3-ब्यूटाडाइन को इंडिकेट करता है एंड एस इज इंडिकेटिंग द स्टाइरिन। इट मीन्स जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन को स्टाइरिन के साथ ट्रीट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, उस पर एक फिनाइल या बेंजीन रिंग लगी है, वो हमारे लिए क्या है? स्टाइरिन। जब ये पॉलीमराइज होते हैं तो इनके पॉलीमराइजेशन पर ब्यूना एस का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। इस मॉलिक्यूल में हमने इस ब्यूटाडाइन को यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें कंटिन्यूस रिपीटेशन हो रहा है, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन मॉलिक्यूल देन ब्यूटाडाइन फिर स्टाइरिन मॉलिक्यूल आ जाएगा। सो दिस मोनोमर इज 1,3-ब्यूटाडाइन एंड दिस इज द स्टाइरिन मोनोमर। और इनसे मिलकर हम क्या बना है? ब्यूना एस। और हमें याद रखना है कि ब्यूना किसके लिए वर्ड यूज है? 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए, और एस दैट मीन्स स्टाइरिन है यहाँ पर। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। एक्चुअल में ये जो ब्यूना एस होता है ये एक सिंथेटिक रबर है। और इस सिंथेटिक रबर का यूज कहाँ होता है? सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर कंपोनेंट। फुटवेयर कंपोनेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। फ्लोर टाइल बनाने में इसका यूज किया जाता है। केबल इंसुलेशन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्लस ऑटो टायर्स बनाने में भी किसका यूज किया जाता है? आपके सिंथेटिक रबर का यूज किया जाता है। सो हम लोगों का कोपॉलीमराइजेशन टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ऐसी पॉलीमर प्रोसेस जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं, तो वो पॉलीमर आपका कोपॉलीमर होगा और उस प्रोसेस को हम कोपॉलीमराइजेशन कहेंगे। ये चेन ग्रोथ या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन दोनों से हो सकता है। उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा है, ब्यूना एस जो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन मोनोमर का पॉलीमर होता है। और साथ में हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज भी देखे। अब कोपॉलीमराइजेशन के बाद हम लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रबर। हमें दो टाइप के रबर की स्टडी करनी है, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। रबर जो क्या प्रॉपर्टी रखता है? इलास्टिक एंड स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, वही हमारे लिए क्या होते हैं? रबर होते हैं। इलास्टिक एंड स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी रखने वाले सब्सटेंस क्या होते हैं? रबर होते हैं। सो ये जो नेचुरल रबर होता है एक्चुअल में पॉलीआइसोप्रीन होता है। इसे केमिकली अगर जाना जाए सो नेचुरल रबर इज ए पॉलीआइसोप्रीन। ये नेचुरल रबर आपको कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? बाय द रबर ट्री। रबर ट्री के भी किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है? तो रबर ट्री के
बाग से ऑब्टेन्ड होता है। उस बाग से फिर हम क्या डेवलप करते हैं, लैटेक्स डेवलप करते हैं। दिस इज द कोलाइडल डिस्पर्जन सॉल्यूशन ऑफ रबर इज नॉन एज लैटेक्स। और इस लैटेक्स से लास्ट में आपको क्या मिलता है, रबर ऑब्टेन्ड होता है। अब ये आइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन जो है आइसोप्रीन मोनोमर का पॉलीमर होता है। आइसोप्रीन हमारे लिए क्या है, आपका जो 1,3-ब्यूटाडाइइन होता है, उस 1,3-ब्यूटाडाइइन के सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन को हटा करके आप CH3 लगा दीजिए। सो ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा। इस आइसोप्रीन का अगर केमिकल नेम देखें तो क्या है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइइन। अब जब ये पॉलीमराइज होता है तो इसके पॉलीमराइजेशन पर आपका पॉलीआइसोप्रीन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये पॉलीआइसोप्रीन भी जो होता है ना, हमें कौन सा पॉलीआइसोप्रीन लेना है, इसमें हमें जो पॉलीआइसोप्रीन लेना है वो सिस लेना है। क्या होगा ये, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर के कार्बन और 4 नंबर के कार्बन से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से अटैच होता है, इसलिए इसे सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं, पॉलीआइसोप्रीन कहा जाएगा, जो कि आपका क्या है, नेचुरल रबर। अब इसका सिस फॉर्म भी पॉसिबल है और ट्रांस फॉर्म भी पॉसिबल है। तो नेचुरल रबर किस फॉर्म से बनेगा, सिस फॉर्म से। किस तरीके से, सो C⋯C हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से, C⋯C। अब ऊपर हम लोगों ने एक CH3 ग्रुप, दैट मीन्स इस मिथाइल ग्रुप को हमने ऊपर लिख दिया है। साथ में इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं। दोनों CH2 ग्रुप जो रिमेनिंग है उन्हें हम नीचे इस तरीके से लिख देते हैं। सो दिस इज द सिस फॉर्म, ठीक है। अब ये सिस फॉर्म इस तरीके से, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से दूसरे सेम स्पीसीज के थ्रू अटैच्ड है। अब इसे आगे हम फर्दर कनेक्ट करते हैं, सेम स्पीसीज से कनेक्टेड होगा, बिल्कुल ऐसी ही होगी, पर किस फॉर्म में होगी, वो भी सिस फॉर्म में। अगर CH2 ऊपर है तो यहाँ भी CH2 ऊपर होगा, इस कार्बन से नीचे एक CH3 और यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। देखो हमने इस फॉर्म को सिर्फ फ्लिप कर दिया है, क्लियर, पलट दिया इसके कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये मिल गया। अब इसे आगे कनेक्ट करते हैं, तो ये आगे कैसे कनेक्ट होगा, इसी टाइप की एक यूनिट से बिल्कुल, और इस तरीके से डबल बॉन्ड C CH3 H CH2 और आपकी फर्दर चेन चलती जाएगी। सो ये जो सिस फॉर्म मैंने चेन बनाई है, दिस इज ए नेचुरल रबर, यही आपका नेचुरल रबर है। अब ये नेचुरल रबर में क्या होता है, नेचुरल रबर में बहुत सारी पॉलीमेरिक चेन इस तरीके से होती है, और ये पॉलीमेरिक चेन वान डर वाल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। इनके बीच क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसी बहुत सारी पॉलीमेरिक चेन्स होंगे और पॉलीमेरिक चेन्स के बीच वान डर वाल फोर्स प्रेजेंट होंगे। वान डर वाल फोर्स के कारण ये किस टाइप का मटेरियल हो जाता है, स्प्रिंग लाइक मटेरियल हो जाता है कुछ इस तरीके से। सारी पॉलीमेरिक चेन इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, सो ये एक स्प्रिंग टाइप मटेरियल बन जाएगा, जिस पर फोर्स अप्लाई करने पर ये क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे, आपका रबर स्ट्रेच्ड हो जाएगा। फोर्स रिमूव करने पर फिर से वो अपनी ओरिजिनल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेचुरल रबर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो नेचुरल रबर हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पर ब्रिटल हो जाते हैं। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो एट हाई टेम्परेचर, at high temperature, at low temperature, तो हाई टेम्परेचर क्या, हाई टेम्परेचर दैट मीन्स आपका 335 केल्विन के ऊपर ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। टेम्परेचर दैट मीन्स बिलो देन 283 केल्विन, 283 केल्विन के नीचे ये क्या हो जाता है, हार्ड या ब्रिटल हो जाता है। ये हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रखता है, हाई वाटर यहाँ लिख देते हैं, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रखता है। साथ ही ये नॉन रेजिस्टिविटी शो करता है, या नॉन रेजिस्टेंस फॉर ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके लिए क्या रखता है, नॉन रेजिस्टिविटी रखता है। दैट मीन्स वहाँ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी होती है। बट अगर हम इसे देखें, हाई ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वाटर में हाई एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अगर हम टायर की बात करते हैं तो टायर भी एक रबर होता है, बट उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, बट हमारे नेचुरल रबर में है। ये हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो जाते हैं, पर अगर हम अपने ऑटो टायर्स देखें तो वो हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट नहीं होते हैं। इसे बहुत सारे प्लास्टिक रबर मटेरियल हमारे माइंड में आने चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट नहीं होते और लो टेम्परेचर रेंज 283 केल्विन अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर ब्रिटल नहीं होते हैं। दैट मीन्स उसकी स्ट्रेचिंग टेंडेंसी वहाँ भी प्रेजेंट होनी चाहिए उस टेम्परेचर पर भी। सो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा डेवलप करने का रिक्वायरमेंट है। इसमें मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है, और इसमें मॉडिफिकेशन अगर कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? आपका वल्केनाइज्ड रबर। इस फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए आपका जो रॉ रबर मटेरियल होता है, उस रॉ रबर को सल्फर के साथ में हीट किया जाता है। सल्फर के साथ कुछ दूसरे एडिटिव सब्सटेंस भी ऐड कर दिए जाते हैं, और जो रबर प्रिपेयर होता है वो क्या होता है? आपका वल्केनाइज्ड रबर होता है। इस वल्केनाइज्ड रबर की स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज नेचुरल रबर की स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी से क्या होती है? डबल होती है, बहुत हाई होती है। सो रॉ रबर को जब सल्फर के साथ या किसी और दूसरे एडिटिव सब्सटेंस को भी ऐड किया जाता है तो वल्केनाइज्ड रबर बनता है। अब सल्फर वहां पर क्या करते हैं? सल्फर फॉर्म दी क्रॉस लिंक, सल्फर क्रॉस लिंक बनाते हैं वहां। सल्फर फॉर्म दी क्रॉस लिंक एट दी active site, that means at the double bond of polymer chain। अभी हमने नेचुरल रबर देखा था पॉली आइसोप्रीन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, वही आपके पॉलीमर की क्या होती है? एक्टिव साइट होती है। तो उस एक्टिव साइट पर सल्फर क्या बनाता है? क्रॉस लिंक बनाता है। इसी वल्केनाइज्ड रबर का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे जो ऑटो टायर्स होते हैं, वो ऑटो टायर हमें बनाने हैं या ऑटो टायर का रबर हमें बनाना है, तो हम 5% सल्फर के साथ में, आपका जो रॉ रबर होगा उसे 5% सल्फर के साथ में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो आपका क्या बन जाता है? वल्केनाइज्ड रबर। अब इस वल्केनाइज्ड रबर में हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग पॉली आइसोप्रीन का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH2। इस तरीके से ये पॉलीमर चेन है, CH3 यहाँ पर है इसलिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से आपकी एक पॉलीमर चेन है। एक और पॉलीमर चेन को हम एज इट इज बना देते हैं यहाँ पर। यही हमारी पॉलीमर चेन है। अब इसे सल्फर के साथ हीट किया जाता है, तो सल्फर के साथ हीट करने पर डबल बॉन्ड जहां है वहां पर सल्फर के क्रॉस लिंक फॉर्म हो जाएंगे और डबल बॉन्ड वहां से रिप्लेस हो जाएंगे। CH CH2 CH2 C CH3 CH CH2। अब ये दो पॉलीमर चेन किससे कनेक्ट हो गई? देखो इस तरीके से सल्फर से। ये एक टाइप मैंने बताया है, इसके अलावा दूसरे पैटर्न या दूसरे वेरिएशन के साथ भी क्या हो सकते हैं? आपके रबर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हमारा जो टायर है, ऑटो टायर्स जो होते हैं वो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। रॉ रबर को 5% सल्फर के साथ हीट किया जाता है। ये वल्केनाइज्ड रबर बनाने के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 373 से 415 केल्विन। कितनी टेम्परेचर पर हीट किया जाता है रबर और सल्फर को? 373 से 415 केल्विन पर। वल्केनाइज्ड रबर की स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी और ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ लिखी है वो क्या होती है? काफ़ी डेवलप होती है, हाइड होती है, मॉडिफाइड होती है। इसलिए रबर को किस में कन्वर्ट किया जाता है? वल्केनाइज्ड रबर में। यहाँ हम लोगों का नेचुरल रबर वाला टॉपिक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सिंथेटिक रबर। सो लेट स्टार्ट द सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जिनमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी क्या होती है? स्ट्रेचिंग ट्वाइस टू इट्स एक्चुअल साइज।
अपनी एक्चुअल साइज से डबल उनमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स अगर वो इस साइज का रबर है तो स्ट्रेचिंग पर इससे क्या हो जाएगा, डबल साइज में स्ट्रेच्ड हो जाएगा। सिंथेटिक रबर कौन से हमें पढ़ने, तो हम लोगों को 3 सिंथेटिक रबर पढ़ने। फर्स्ट इज नियोप्रिन, सेकेंड इज ब्यूना एन या ब्यूना एस लिख सकते हैं, एंड थर्ड इज ब्यूना एन, ब्यूना एन। अब इसमें हम लोग क्या स्टडी कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग ब्यूना एस पढ़ चुके हैं। नियोप्रिन हम लोग देखते हैं। नियोप्रिन इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोपिन। अब क्लोरोपिन क्या होता है, जैसे हमने आइसोप्रिन बनाने के लिए ब्यूटाडाइन में सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया था, यहाँ आपको सेकंड कार्बन पर क्या लगा देना है, एक क्लोरीन लगा देना है। सो नाउ इट क्लोरोपिन, क्लोरोपिन दैट मीन्स 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन को हम क्लोरोपिन कहेंगे। अब इस क्लोरोपिन का पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन पर किसका फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड नहीं, ये डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन नहीं है वहां पर, है ना। सो आपका क्या बन गया, क्लोरोपिन से ये क्लोरोपिन बन गया, या इस क्लोरोपिन को ही हम क्या बोलते हैं, नियोप्रिन बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नियोप्रिन का मोनोमर बताइए, तो नियोप्रिन का मोनोमर क्या है, नियोप्रिन का पॉलीमर क्या है, क्लोरोप्रिन है, या 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन भी लिख सकते हैं। आप एरो पर हमेशा ही क्या लिखें, पॉलीमराइजेशन लिखें। अब इस नियोप्रिन का यूज कहाँ होता है, तो इस नियोप्रिन का यूज होता है कन्वेयर बेल्ट बनाने में, गैस्केट्स बनाने में इसका यूज होता है, साथ में इसका यूज होजेस बनाने के लिए होता है। गैस्केट्स तो मैंने आपको टेफ्लॉन के टाइम पे बताया ही था। होजेस दैट मीन्स जो हमारे पानी के पाइप होते हैं, पानी की जो नलियां होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होजेस बोलते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट बनाने में इसका यूज होता है, कन्वेयर, CONVEYOR। सो कन्वेयर का स्पेलिंग ऐसा होना चाहिए, एन वहां मिस हो गया है। दिस इज कन्वेयर, CONVEYOR। कन्वेयर बेल्ट बनाने में, गैस्केट्स बनाने में और होजेस बनाने में सिंथेटिक रबर का दैट मीन्स नियोप्रिन का यूज किया जाता है। नियोप्रिन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का ब्यूना एस। हम लोग स्टडी कर चुके हैं जब हमने कोपॉलीमराइजेशन पढ़ा था। अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं ब्यूना एन। जैसे ब्यूना एस 2 मोनोमर से बना था, एक कोपॉलीमर है, एज इट इज ब्यूना एन भी कोपॉलीमर होता है। ब्यूना दैट मीन्स आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, और एन से यहाँ मीनिंग है एक्राइलोनाइट्राइल से, CH2 डबल बॉन्ड CH, CN हमारा क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल है। अब इस एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोपॉलीमराइजेशन। आप पूरा लिखना, कोपॉलीमराइजेशन। दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। अब कोपॉलीमराइजेशन पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, जैसे हमने ब्यूना एस में ऐड किया था, एज इट इज अब हम ब्यूना एन में ऐड कर रहे हैं, और ये क्या बन गया आपका, ब्यूना एन बन गया है। अब इस ब्यूना एन का यूजेस का क्या है, तो ब्यूना एन का यूजेस होता है यूज टू मेकिंग ऑयल सील्स। ऑयल सील्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। टैंक लाइनिंग, टैंक का जो अस्तर होता है उसे बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, टैंक लाइनिंग एक्सेट्रा। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी शो करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो ऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। उस ऑर्गेनिक मटेरियल को जहाँ हमें स्टोर करना, उसकी सील बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। सो इट इज़ यूज टू मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग एक्सेट्रा। यहाँ हम लोगों के सारे रबर कंप्लीट हो जाते हैं, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर कंप्लीट हो गए।
अब हम लोगों का सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स। अब टॉपिक आ रहा है हम लोगों का मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं उसे हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लेते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि जब भी पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, जब भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हमेशा इक्वल लेंथ की पॉलीमर चेन नहीं बनती है। जैसे ये हमारे मोनोमर्स हैं और ये मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन पर पॉलीमर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ मोनोमर्स मिले हैं। तो यहाँ पॉलीमर्स कैसे बन सकते हैं? जैसे ऐसे ए ए ए, एक पॉलीमर चेन है जो 3A टाइप के मोनोमर को रखती है। कोई पॉलीमर चेन होगी जो 4A टाइप के मोनोमर, 4A मोनोमर यूनिट्स को रखेंगी। हो सकता है पॉलीमर चेन में कितने मोनोमर्स से बनी हो? 5 मोनोमेरिक स्पीसीज से बनी हो सकता है आपकी पॉलीमर चेन किससे बनी हो? 6 मोनोमेरिक स्पीसीज से बनी हो। और जब भी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है तो पॉलीमर चेन जो होती है वो इक्वल लेंथ की कभी नहीं होती हैं। आपके 3 मोनोमर, 4 मोनोमर, 5 और 6 मोनोमर की पॉलीमर चेन भी बनेगी। एक्चुअल में पॉलीमर चेन में 3, 4, 5 मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, वहाँ पर जो मोनोमर इन्वॉल्व होंगे एटलीस्ट 50 मोनोमर की चेन तो होगी। तो 50 मोनोमर की चेन, 40 मोनोमर की चेन, 100 मोनोमर की चेन, सबके बनने की वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉलीमर चेन्स जो कि बनी है पॉलीमराइजेशन में वो इक्वल लेंथ की नहीं होती है। इसलिए आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या लेते हैं? एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है। जैसे कि हम लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। सॉल्यूशन चैप्टर में एक टेक्निक है ऑस्मेटिक प्रेशर मेथड, एक टेक्निक है फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन 2 मेथड से हम पॉलीमर क्या क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है। हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी पॉलीमर का जो मोलर मास होता है वो उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलीमराइजेशन में जो पॉलीमर्स चेन्स बनती हैं वो डिफरेंट लेंथ की होती है। उनके डिफरेंट लेंथ के रीज़न से ही हम क्या चॉइस करते हैं? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सो यहाँ की पॉइंट क्या याद रखना है हमें? डिफरेंट लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन, और इसी रीजन से हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास रहेगा। अब हम लोग पॉलीमर चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। हम लोग जानते हैं कि हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में एक टर्म पढ़ी थी, पॉल्यूटेंट्स। द अनडिजायरेबल सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट विच आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट आर डिफाइंड एज ए पॉल्यूटेंट। ये पॉल्यूटेंट्स आपने 2 टाइप के पढ़े थे। एक थे आपके बायो डिग्रेडेबल और एक थे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो टाइम के साथ में डीकम्पोज्ड हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो टाइम के साथ एनवायरनमेंट में डिग्रेडेड नहीं होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इस चैप्टर में हमने जितने भी पॉलीमर स्टडी किए हैं वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दैट मीन्स एक लॉन्ग टाइम तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं और एनवायरनमेंट में डीकम्पोज नहीं होते हैं। इनके थ्रू लैंडफिल्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाते हैं, सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये। ऐसे पॉलीमर्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। इन सब्सटेंस के सब्स्टिट्यूट जो अभी डेवलप किए जा रहे हैं वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो हमारे जनरल पॉलीमर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में सेफ़र होते हैं, एनवायरनमेंट में एक शॉर्ट टाइम में डिग्रेडेड हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर विच कैन बी डीकम्पोज्ड इन ए शॉर्ट टाइम विच आर सेफर देन दी अदर सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं 2 आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट है हम लोगों का पॉली बीटा हाइड्रोक्सी
ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोज पॉलीमर विच कैन बी डीकम्पोज्ड और डिग्रेडेड बाय ए शॉर्ट टाइम इन ए शॉर्ट टाइम इज डिफाइंड एज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमें स्टडी करने, दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसे शॉर्ट में कहा जाता है PHBV, इसी नाम से जाना जाता है जनरली ये PHBV। इसे कैसे बनाया जाता है? सो दिस इज द पॉलीमर ऑफ 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज द 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये जो हमने लिखा है फर्स्ट इज 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और ये जो है हमारा ये है 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। So PHBV, that means polybeta hydroxybutyrate, co-beta hydroxyvalerate is the polymer of 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid। अब इसमें पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होगा? यहाँ से ये वाला पार्ट कंबाइन नहीं होता, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से OH, ये वाला पार्ट कंबाइन नहीं होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH। किस तरीके से पॉलीमर चेन बनती है जरा देखते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है ऑक्सीजन, ये पार्ट आपका CH3 ब्रांच के फॉर्म में इस CH से नीचे लगा हुआ मिलेगा हमें। देन आपका CH2, यहाँ से CO पार्ट। अब यहाँ से हमने O निकाला है, H निकाला है, तो ये O यहाँ से रहेगा, O देन CH। ये CH2 CH3 इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये CH2 CH3 आपका ब्रांच के फॉर्म में नीचे रहेगा। CH2 CH3 CH O से कंबाइन हुआ, देन CH2 और यहाँ से OH निकला, दैट मीन्स लास्ट में आपका क्या है CO होल N। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो गया हमारे PHBV पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट का फॉर्मेशन हो गया है। दिस इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये PHBV के यूजेस को हम देखते हैं। तो PHBV का यूज एज ए पैकेजिंग मटेरियल होता है, इन ऑर्थोपेडिक डिवाइस में होता है, जो हमारे आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, आपके हैंड्स हो सकते हैं या लेग्स हो सकते हैं, वो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? ये PHBV का यूज़ किया जाता है। इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स की रिलीजिंग में भी किसका यूज़ किया जा रहा है? PHBV का यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली ये जो PHBV है ये एक एलिफेटिक पॉलीएस्टर है। ये क्या है? एक एलिफेटिक पॉलीएस्टर है, क्योंकि यहाँ पर एस्टर ग्रुप हम देख रहे हैं COO। ऐसा ही एक और एलिफेटिक पॉलीएस्टर हमें जो देखना है वो है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये पॉलीमर होता है, एक्चुअली दिस इज ए कोपॉलीमर एंड इट इज ए कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड का पॉलीमर होता है, कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी यूज हमारे सिलेबस में दे नहीं रखें। NH2 CH2 COOH is the glycine. Aminocaproic acid, that means NH2 CH2 whole 5 COOH is a caproic acid, aminocaproic acid. This is glycine and this is aminocaproic acid. अब यहाँ से H, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने नाइलॉन 6 बनाया था। यहाँ से एक H निकालना है, यहाँ से एक OH निकालना है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH। वहाँ पर डिफरेंस ये था कि फर्स्ट वाले में दोनों अमाइन ग्रुप थे और सेकंड वाले में दोनों एडिपिक एसिड जो था वो दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। यहाँ पर दोनों ऐसे ग्रुप हैं जो एक एंड पर NH2 ग्रुप को कंटेन करते हैं और सेकंड एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन करते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन आपको निकाल देना है, इट विल बी NH CH2, यहाँ से OH निकालना है, इट विल बी CO,
यहाँ से H निकालना है तो इट विल बी NH देन CH2 होल 5, यहाँ से OH वी विल माइनस एंड इट विल बी नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। इस तरीके से हमारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ले लेना, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें पता है नाइलॉन 2 बिकॉज ग्लाइसिन जो होता है 2 कार्बन एटम को कंटेन करता है, नाइलॉन 6 दैट मीन्स आपका एमिनो कैप्रोइक एसिड जो होता है वो 6 कार्बन एटम को कंटेन करता है। सो हमने अपने सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर्स विच कैन बी डिग्रेडेड और डीकम्पोज्ड इन ए शॉर्ट टाइम आर डिफाइंड एज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड वी आर स्टडी the two example of biodegradable polymer that means aliphatic polyester। ये किसके एग्जाम्पल हैं? एलिफेटिक पोलिएस्टर्स के एग्जाम्पल है PHBV जो ऑर्थोपेडिक डिवाइस, पैकेजिंग मटेरियल और ड्रग्स के कंट्रोल रिलीज के लिए यूज होता है, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 जो कि ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड का पॉलीमर होता है। इसके साथ हम लोगों का पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।